इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे मुंबई इंडियंस का केकेआर के साथ। और देखिए केकेआर उन टीमों में से एक थी जिन्होंने ऑक्शन से पहले ही अपनी टीम को काफी ज्यादा मजबूत बना लिया था। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सितारे इनकी टीम में शामिल है और देखते हैं कि क्या ये मुंबई इंडियंस को हरा पाएंगे और किस किस कैटेगरी में मुंबई इंडियंस को ये बीट कर रहे हैं। 4 कैटेगरी जैसा कि आपको पता ही होगा। सबसे पहला होता है टॉप ऑर्डर, उसके बाद आता है मिडिल ऑर्डर, उसके बाद आता है स्पिनर्स की कैटेगरी और उसके बाद आखिरी वो हमारी होती है पेसर्स की कैटेगरी। तो इन 4 कैटेगरी के बेसिस पे हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टॉप ऑर्डर की। अब देखिए जो मुझे केकेआर का जो सबसे मजबूत टॉप ऑर्डर नजर आता है ना, वहां पर मैं वेंकटेश अय्यर को बिल्कुल भी नहीं स्किप करने वाला। बहुत सारी प्लेइंग इलेवन मैंने देखी है जिसमें वेंकटेश अय्यर का नामो निशान नहीं है, ना ही मिडिल ऑर्डर में, ना ही एज अ ओपनर। लेकिन मैं अपनी प्लेइंग इलेवन में केकेआर के लेके चलना चाहूंगा वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि वो बॉलिंग के भी ऑप्शन देते हैं। आईपीएल 2022 उनके लिए इतना अच्छा गुजरा नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, क्योंकि इंडियन टीम में उनको एज अ मिडिल ऑर्डर खिलाया जा रहा था। वो अपनी पोजीशन को इंडियन टीम में ना खो दी, इसकी वजह से वो ज्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए केकेआर भी उनको लेकर एकदम क्लियर नहीं थी कि उनको एज अ ओपनर खिलाना है या फिर उनको एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाना है। तो यहां पर जितनी गलती वेंकटेश अय्यर की है उतनी ही गलती केकेआर की है। तो मैं यहां पर चाहूंगा कि केकेआर उनको एज अ ओपनर ट्राई करे। और देखिए आउटस्टैंडिंग फैबुलस प्लेयर है और मेरे को पूरा भरोसा है उनपे और वो खड़े उतरेंगे आईपीएल 2023 में, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए उनका साथ जो निभा सकते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ओवरसीज में 2 ऑप्शन है, एक है रहमुल्ला गुरबाज, एक है लिटन दास। अब इन दोनों में से किसी एक को खिलाएंगे तो यहाँ पर विकेट कीपिंग के ऑप्शन ये दे देंगे, चाहे वो लिटन दास हो चाहे वो रहमुल्ला गुरबाज हो। अब अगर वो किसी और विदेशी प्लेयर को खिलाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं नारायण जगदीशन के साथ। वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत ज्यादा रन बनाकर आ रहे हैं। और ये भी एक एडवांटेज है नारायण जगदीशन का कि वो भी एक अच्छे विकेट कीपर है। तो यहाँ पर नारायण जगदीशन भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डाउट में हूं, लेकिन अगर मैं तीनों में से किसी एक को भी लेके चल सकता हूं तो भी मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर को ये केकेआर का जो टॉप ऑर्डर है वो बीट नहीं कर पाएगा। नंबर 3 पे मैं नीतीश राणा को लेके चलूंगा, क्योंकि मैं नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर को इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि वो हमारे इंडियन टीम में नंबर 4 की जगह पर खेल रहे हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि उनकी जगह के साथ छेड़छाड़ किया जाए और उनको नंबर 4 पे ही खेलने दिया जाए, जो कि एक काफी अच्छा डिसीजन होगा अगर केकेआर की मैनेजमेंट लेती है और लेना भी चाहिए। तो यहां पर नंबर 3 में मैं नीतीश राणा को लेके चलूंगा। तो अगर देखिए ये जो टॉप ऑर्डर है ये केकेआर का टॉप ऑर्डर नजर आ रहा है, ये हम लेके चल सकते हैं कि केकेआर जाने वाली है वेंकटेश अय्यर के साथ रहमुल्ला गुरबाज को लेकर एज अ ओपनर। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो टॉप ऑर्डर है केकेआर का वो मुंबई इंडियंस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि मुंबई इंडियंस देखिए अब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ईशान किशन का फॉर्म थोड़ा डाउन चला गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वो अपने आप को बैक कर लेंगे और करना भी चाहिए। और ईशान किशन काफी ज्यादा तगड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोहित शर्मा के बारे में हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि बात करनी भी नहीं चाहिए। आप उनका पूरा आईपीएल सीजन एक तरफ कर दीजिए और केकेआर के सामने उनकी बल्लेबाजी करना एक तरफ कर दीजिए। तो यहां पर जो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, ये जो मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा मजबूत है कंपैरेटिवली केकेआर से। अब अगर हम बात करें दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर की, तो यहां पर नंबर 4 पे आपको दिखेंगे केकेआर में श्रेयस अय्यर। नंबर 5 में मैं रिंकू सिंह को लेके चलूंगा। देखिए आईपीएल 2022 हम भूले नहीं है और देखिए युवा खिलाड़ी हैं और आगे जाके एक तरीके से कहें तो पक्के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन सकते हैं केकेआर के। तो यहां पर मैं रिंकू सिंह को लेके चलूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी के साथ नंबर 6 पे आंद्रे रसल मसल। और यहां पर देखिए जो केकेआर के मिडिल ऑर्डर में गहराई है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि नंबर 7 पे सुनील नारायण आएंगे। सुनील नारायण भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं एज अ ओपनर। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा मामला फंसता है, लेकिन बल्लेबाजी करने की काबिलियत इनके पास भी है। उसके बाद आएंगे लॉर्ड ठाकुर, और लॉर्ड ठाकुर के बारे में क्या ही कहना, बल्लेबाजी से भी काम कर देते हैं, गेंदबाजी से भी बहुत तगड़ा काम कर देते हैं। तो नंबर 8 तक इनके पास हो गई बल्लेबाजी। लेकिन नंबर 9 पर आएंगे उमेश यादव। तो हम उमेश यादव से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो भी काफी अच्छी बल्लेबाजी दे दे, तो वो देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नंबर 9 तक यहां पर केकेआर के पास बल्लेबाजी है और उनका जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर, वो काफी ज्यादा मजबूत है कंपैरेटिवली मुंबई इंडियंस के। नंबर 4 पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया तिलक वर्मा, नंबर 5 पे कैमरॉन ग्रीन, नंबर 6 पे टिम डेविड। ये हमारा सॉलिड मिडिल ऑर्डर हो गया। लेकिन बात फंसती है लोअर ऑर्डर में, क्योंकि यहां पर एक्सपीरियंस की कमी नजर आती है। जैसे हमारा पहले लोअर ऑर्डर हुआ करता था, अब थोड़ा कमजोर नजर आता है। ऋतिक शौकीन का फॉर्म अच्छा है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता ही हूं, लेकिन तभी भी नंबर 7 पे अगर ऋतिक शौकीन को लेकर चल रहे हैं, शैम सुलानी को भी लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखिए इंपैक्ट की बात करते हैं तो इंपैक्ट उनके जरिए आता है, लेकिन देखिए अनुभव उनके पास नहीं है, जो कि एक बड़ा फैक्टर है। और मैं इसे काफी बड़ा फैक्टर मानता हूं कि जिस खिलाड़ी के पास अनुभव नहीं है वो देखिए बहुत जगह पे फंस जाता है। तो यहां पर नंबर 7 पे थोड़ा
थोड़ा इनएक्सपीरियंस होना मुंबई इंडियंस के लिए दिक्कत का विषय बनेगा। उसी के साथ नंबर 8 पर आएंगे जोफ्रा आर्चर, इनसे भी हम बल्लेबाजी की उम्मीद कर सकते हैं। कुमार कार्तिकेय हाल ही में भी अर्धशतक मारा है, मुंबई इंडियंस ने पोस्ट डाला था, मैंने भी देखा, आपने भी शायद देखा हो, तो यहां पर हम कुमार कार्तिकेय से भी बल्लेबाजी की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहां पर मुंबई इंडियंस का जो लोअर ऑर्डर है कंपैरेटिवली देखें तो केकेआर का थोड़ा ज्यादा बेटर है, तो इसी वजह से ये जो मिडिल ऑर्डर का जो पॉइंट है वो यहां पर जाता है किसको, यहां पर जाता है केकेआर को। उसी के साथ बात करें स्पिनर्स की कैटेगरी, तो यहां पर अगर आपको लग रहा है कि मुंबई इंडियंस स्पिनर्स की कैटेगरी में देखिए मात खा जाएगी, तो थोड़ा आप ये मेरी बात सुन लीजिएगा। देखिए अगर हम जो स्पिनर लेके चल रहे हैं केकेआर के, यानी कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, अगर केकेआर इन स्पिनरों के साथ उतरने वाली, तो मुंबई इंडियंस के जो स्पिनर्स हैं इनसे थोड़े ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाते, वो शाकिब अल हसन को खिलाते हैं, और एज अ ओपनर वो नारायण जगदीशन को खिलाते हैं, किसकी जगह पर, रहमुल्ला गुरबाज की जगह पे, तो यहां पर जो 4 ओवरसीज खिलाड़ी होने वाले हैं वो आपको पता चल ही चुका है। रहमुल्ला गुरबाज की जगह शाकिब अल हसन आ गए, सुनील नारायण भी हैं जो कि बल्लेबाजी का भी ऑप्शन देते हैं। तो यहां पर केकेआर को ये फायदा होगा कि शाकिब अल हसन के आने से देखिए बल्लेबाजी में तो काफी ज्यादा फायदा मिलेगा ही, लेकिन एज अ स्पिनर भी वो काफी ज्यादा तगड़े स्पिनर है। तो यहां पर केकेआर के जो 2 स्पिनर्स हो सकते हैं, यहां पर शाकिब अल हसन भी हो सकते हैं, सुनील नारायण भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुनील नारायण की जगह पर शाकिब अल हसन को लेके आया जाए और वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग इलेवन में आपको खेलते हुए दिखे। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन मेरे लिए तो मुझे जहां तक लगता है कि शाकिब अल हसन को शायद खिलाया जा सकता है। रिसेंट फॉर्म देखें तो वरुण चक्रवर्ती से ज्यादा बेटर है, सुनील नारायण से भी ज्यादा बेटर है शाकिब अल हसन का फॉर्म, और बल्लेबाजी वो काफी अच्छी देते हैं। इंडिया के सामने उनको हमने खेलते हुए देखा, विकेट भी निकाले और बल्लेबाजी भी कर रहे थे, तो यहां पर शाकिब अल हसन को खिलाना चाहिए। अब मैंने ऊपर इनको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं अभी इंक्लूड कर रहा हूं। तो यहां पर जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर शाकिब अल हसन के साथ देखिए केकेआर जाती है एज अ स्पिन क्वालिटी में, तो यहां पर मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस थोड़ा पीछे रह जाएगी स्पिन क्वालिटी में केकेआर के सामने। लेकिन अगर वो वरुण चक्रवर्ती के साथ और सुनील नारायण के साथ उतरेंगे एज अ 2 प्रमुख स्पिनर, तो यहां पर मुंबई इंडियंस काफी ज्यादा आगे निकल जाएगी, क्योंकि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, बल्लेबाजी के जरिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने जो अपना आखिरी मैच खेला था वो शायद अक्टूबर के महीने में खेला था, उसमें उन्होंने 3 विकेट लिया था, चंडीगढ़ के सामने शायद से खेला था, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर काफी लंबे समय से वरुण चक्रवर्ती ने मैचेस नहीं खेले हैं, सुनील नारायण इतना ज्यादा इंपैक्ट लेके नहीं आ पा रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और रन भी बना रहे हैं लेकिन ठीक ठाक। तो यहां पर मुझे लगता है कि जो मैंने आपको कंडीशन बताई, तो यहां पर जो स्पिन क्वालिटी वाले हैं ना उसको हटा देते हैं, मतलब इसका पॉइंट हम ना केकेआर को देते हैं ना ही हम देते हैं मुंबई इंडियंस को। बात करते हैं चौथे और आखिरी कैटेगरी की, यानी कि दोनों टीमों के पेसर्स को हम कंपेयर करते हैं। तो जो केकेआर के पेसर्स है यहाँ पर काफी अच्छे नाम है, काफी तगड़े नाम है, काफी इंपैक्टफुल नाम है, और देखिए रिसेंट फॉर्म सबका अच्छा है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर काफी अच्छा परफॉर्म किए थे इंडिया और न्यूजीलैंड का जो ओडीआई मैचेस था उसमें। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें लॉकी फर्गुसन की, टी20 में इतना खास प्रदर्शन नहीं किया इंडिया के सामने, लेकिन तभी भी जिस तरीके का वो इंपैक्ट लेके आते हैं, तेज तरार गेंद वो डालते हैं, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहां पर लॉकी फर्गुसन के भी अपने एक फायदे हैं। उसके बाद उमेश यादव भी काफी तेज तरार गेंदबाज हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने आईपीएल 2022 में बवाल मचा दिया था अपनी गेंदबाजी से, खास करके पावर प्ले में। लेकिन अगर हम बात करें उनके चौथे पेसर की, ऐसा पार्ट टाइमर और मीडियम पेसर हम लेके चल सकते हैं, जो कि है आंद्रे रसल, और आंद्रे रसल भी गेंदबाजी काफी अच्छी कर लेते हैं, विकेट वो भी निकालते हैं जब उनका दिन होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है केकेआर के पास वो है 4 गेंदबाज के, और 4 में से जो 3 है वो काफी ज्यादा तगड़े हैं। लेकिन तभी भी मैंने जैसा कि आपको बहुत सारी वीडियो में कहा है, मुंबई इंडियंस के जो पेसर्स हैं वो इस साल के आईपीएल में सबसे ज्यादा तगड़े पेसर में से एक है। बस कुछ गिने चुने टीमें हैं जो उनको पीछे करती हैं, उसमें से केकेआर वो टीम नहीं है। तो यहां पर मुंबई इंडियंस के जो पेसर्स है वो थोड़े ज्यादा बेटर है, सिर्फ थोड़े ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि केकेआर के जो पेसर्स है वो बहुत ज्यादा मतलब टक्कर दे रहे हैं। यहां पर जसप्रीत बुमराह है, अगर उनके फॉर्म पे आपको शक है, अब देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर भी शक जताया जा रहा है। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है जब भी वो आएंगे अपने पूरे इंपैक्ट से वो गेम खेलेंगे, और देखिए उनके फॉर्म पे और उनकी परफॉर्मेंस पे मुझे बिल्कुल शक नहीं है। और जसप्रीत बुमराह को जितने लोग ट्रोल कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा भाई देखिए कि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके की गेंदबाज है उनकी अहमियत आपको पता है, तभी आप उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का अहमियत बहुत ज्यादा है। तो वर्ल्ड कप तक तो वो ठीक हो ही जाएंगे, कैसे भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो हो जाएंगे और वो परफॉर्मेंस देने भी लगेंगे। आईपीएल में वो खेलेंगे इसकी भी गारंटी है, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दूसरे टेस्ट के बाद भी वो खेलेंगे इसकी भी शायद गारंटी दे दी जाएगी आपको कुछ दिनों बाद।
उसके बाद देखिए बात करें जोफ्रा आर्चर की, तो जोफ्रा आर्चर ने अभी शायद 6 विकेट लिया 40 रन देकर ओडीआई मैचेस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शायद से। अब देखिए मैच किसके सामने था वो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन तभी भी उन्होंने 6 विकेट लिया है, 40 रन देकर 10 ओवर गेंदबाजी की है। तो यहां पर अपने टॉप गियर में जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं। जेसन ब्रेंडॉफ या फिर जाय रिचर्डसन जो भी खेलेगा उनके ऊपर देखिए निगाहें बनी रहेंगे, और काफी अच्छा रिसेंट फॉर्म था भी उनका, और कैमरन ग्रीन का भी रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर पेसर्स की कैटेगरी में देखें तो ऑप्शन दोनों टीमों का बराबर है, लेकिन इंपैक्ट की बात करें और देखिए जो इंपैक्ट आता है ना नामों से या कहें कामों से, तो वो मुंबई इंडियंस के जो पेसर्स है ना वो प्रॉपर पेसर नजर आते हैं, मीडियम पेसर नहीं है ये। इनकी जो गेंद होती है वो 140 के ऊपर होगी या फिर 138 के ऊपर ही होगी, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, चाहे आप ले लीजिए जैसे दुमरा को, और चाहे आप कैमरन ग्रीन को भी ले लीजिए। तो यहाँ पर पेसर्स की कैटेगरी में मुंबई इंडियंस को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर पेसर्स की कैटेगरी में मुंबई इंडियंस जीत रही है। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन निकलकर सामने आया है इसमें मुंबई इंडियंस के पॉइंट है 2 और केकेआर के पॉइंट है 1। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक देखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी मेरा 12th का एग्जाम चल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, उसके बाद बोर्ड का एग्जाम आएगा, तो इस वजह से मैं इनकंसिस्टेंट हूँ वीडियो बनाने में, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा और थोड़ा आप मेरे हालत को समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन वीडियो आएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिलते फिर आपसे जल्द अगली वीडियो में।